हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं एंड दैट इज ग्रेविटेशन। तो इस वीडियो में हम लोग ग्रेविटेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, देखो आप लोग अभी तक ग्रेविटेशन के बारे में कई चीज़ें पढ़ चुके हो। अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में भी आपने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ा है कि अर्थ के अंदर ग्रेविटी होती है, वो चीज़ों को नीचे खींचता है, राइट। पर देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये एक्चुअली में इसकी वजह से बहुत सी चीज़ें पॉसिबल है, राइट। आपका जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सन के अराउंड पूरा का पूरा जो आपका सोलर सिस्टम है या प्लैनेट्स है, वो सेट ऑफ प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो रेवोल्यूशन है वो भी किसके वजह से हो रहा है? ग्रेविटेशन की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आपके गैलेक्सीज बनते हैं या आपके आपके सोलर सिस्टम्स कई सारे वो बने हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही। आप लोग जानते हो कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली अट्रैक्टिव फोर्स है और दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इस फोर्स की वजह से, राइट। तो अर्थ का सन के अराउंड मूव करना, मून का अर्थ के अराउंड मूव करना, इनफैक्ट हम यहाँ से अगर कोई सैटेलाइट भेजते हैं तो सैटेलाइट भी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये पॉसिबल है क्योंकि सैटेलाइट और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, राइट। आप जो सांस लेते हो, जो हवा है, हवा से आप ऑक्सीजन खींचते हो, ये जो हवा है ये एटमॉस्फेयर है पूरा हवा का हमारे अर्थ के अराउंड, ये भी अर्थ पर टिका हुआ है क्योंकि इस एटमॉस्फेयर को अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स ने पकड़ रखा है। तो इसका मतलब हर जगह आप देखते हो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इनफैक्ट आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम अर्थ पे रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि अर्थ पे आप अकेले ही रहते हो, मतलब कुछ लोग अर्थ पे यहाँ पे रहते हैं तो कुछ लोग यहाँ पे भी रहते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से रहते हैं, कुछ इस तरीके से रहते हैं। तो ये भी अर्थ से चिपका हुआ है, ये भी अर्थ से चिपका हुआ है। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अर्थ जो है सबको सेंटर की ओर खींचता है, इसको ऐसे खींच रहा है, इसको ऐसे खींच रहा है। बाकी अगर कोई पेड़ यहाँ पे है तो इसको ऐसे खींच रहा है, कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है तो इसको ऐसे खींच रहा है। तो हम सब लोग अर्थ पे इस तरीके से रह पा रहे हैं क्योंकि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है हम सब पे। तो ग्रेविटी एक्चुअली में हर जगह है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह है, ये बात अभी हम जानते हैं, ठीक है। चीज़ें तो हो रही हैं वो, लेकिन अभी हम जानते हैं कि इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, ग्रेविटी बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं। पहले लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, ठीक है। और इसका क्या इतिहास रहा है, किस तरीके से हम इस लॉ पे आए और न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये कहाँ कैसे आया, इसका पूरा इतिहास इस इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से जैसे मैंने आपको बताया बहुत सी चीज़ें पॉसिबल हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब एक्चुअली में इस तरीके से जो तुम पिक्चर देखोगे तो आपको ये ज़रूर लगेगा सर ये तो उल्टा है यहाँ पे देखो उल्टा नहीं है यहाँ पे एक्चुअली, इसके हिसाब से ये उल्टा है, लेकिन जब आप इसके हिसाब से देखोगे तो इसको ये लगेगा कि मैं सीधा हूँ और ये उल्टा है, ठीक है। और साइड में इसको लगेगा कि ये जो है ये बंदा यहाँ पे साइड में चिपक रहा है। तो सब एक्चुअली खुद को सीधा मानते हैं, मैं सीधा हूँ और सामने वाला उल्टा है। लेकिन इसी पिक्चर को अगर आप स्पेस में जाके देखोगे तो स्पेस में उल्टा सीधा नाम का कोई चीज़ नहीं है। क्या उल्टा है क्या सीधा, वो एक्चुअली रिलेटिव है। इसके हिसाब से ये चीज़ उल्टी हो सकती है, इसके हिसाब से ये चीज़ उल्टी हो सकती है। ऐसा उल्टा सीधा का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इनफैक्ट स्पेस में जाकर आप देखते हो तो इवन ऊपर नीचे का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऊपर नीचे का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब लोग बोलते हैं, कई बार मैं लोगों के मुंह से सुनता हूँ कि वो बोलते हैं ऊपर वाला मुझे बचा ले, मतलब जो भगवान होते हैं वो ऊपर वाला है, वो ऊपर रहता है कहीं पे। अब मुझे समझ नहीं आता है कि अगर सपोज करो मैं अर्थ को अगर इस तरीके से देखूं तो कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे भी इस तरीके से रहते हैं। तो अगर इसका ऊपर वाला है तो इसका ऊपर वाला यहाँ कहीं रहेगा, ठीक है, और इसका ऊपर वाला तो ऊपर वाला यहाँ कहीं रहेगा। तो एक्चुअली ये बोलता है इसको कि देख तेरा ऊपर वाला मेरे पैर के नीचे है और ये वाला बंदा जो है वो इसको क्या बोलता है कि तेरा ऊपर वाला मेरे पैर के नीचे है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे का कोई सेंस ही नहीं है ना। स्पेस में जाके देखोगी तो क्या ऊपर क्या नीचे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके लिए ऊपर ये हो गया जो एक्चुअली में इसके लिए नीचे है ना, पैर के नीचे है ना दोनों, और इसके लिए ऊपर ये है जो एक्चुअली में इसके लिए नीचे है, ठीक है। और इसका ऊपर तो कहीं और ही है, जो यहाँ पे रह रहा है वो यहाँ पे कहीं है इसका ऊपर। तो ऊपर नीचे उल्टा सीधा जब आप स्पेस में जाते हो तो ये सारी चीज़ें, ये जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाते हैं। खैर एक्चुअली इंडियंस के लिए कॉन्सेप्ट होता है भगवान का, वो ये बोलता है कि भगवान सब जगह है,
तो एक्चुअली आपका जो ये आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। खैर ठीक है, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो क्योंकि ग्रेविटेशन आपको हर जगह पे दिखाई देता है, राइट, लेकिन ये बात पहले हम लोग को नहीं पता थी, ठीक है। तो जो हमारा शुरुआत का ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा था कि हाँ, हम ये ज़रूर देखते थे कि कोई भी चीज़ एक्चुअली अर्थ से जाके चिपक जाती है। मैं किसी भी चीज़ को फेंकूँ, छोड़ दूँ, तो अल्टीमेटली क्या होता था, अर्थ उसे नीचे खींच लेता था। ये बात तो क्लियर था, राइट। तो अगर मैं बात करूँ गैलीलियो के टाइम की, ठीक है, गैलीलियो, कोपरनिकस, टाइको ब्राहे या केपलर का आपने नाम सुना होगा, न्यूटन, ये एक्चुअली एक ही टाइम के थे। कुछ साल आगे पीछे की आप बात कर सकते हो, लगभग 500 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो लगभग 500 साल पहले ये सारे के सारे साइंटिस्ट थे। तो जहाँ पे जिसमें मैं गैलीलियो की बात कर रहा हूँ, गैलीलियो ने एक्चुअली बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। जब उसने देखा कि सारी चीज़ें जो है वो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है, तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट हो रही है, तो उसने क्या किया, इन सारी चीज़ों का एक्सेलरेशन मेजर करने की कोशिश की। मतलब उसे क्लियर था कि कहीं ना कहीं अर्थ जो है उस पर फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। फोर्स लग रहा है मतलब क्या होगा, बॉडी में एक्सेलरेशन होगा, बॉडी की स्पीड इंक्रीज होगी। स्पीड कितनी फास्ट इंक्रीज हो रही है ये आपको एक्सेलरेशन बताएगा। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनली एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो ने, और गैलीलियो के काफ़ी एक्सपेरिमेंट के बाद उसका ऑब्जर्वेशन ये रहा था कि एक्चुअली कोई भी बॉडी रहे, ठीक है, अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर हाइट से छोड़ूं, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो अगर मैं अर्थ के नज़दीक हूँ तो मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर छोड़ता हूँ तो उसका एक्सेलरेशन सेम होता है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट करते करते उसने उस एक्सेलरेशन का वैल्यू भी निकाल रखा था, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के काफ़ी करीब था, जिसको आज के ज़माने में हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। तो गैलीलियो ने ये बोल भी दिया था, उसको ये पता भी चल गया था कि लगभग इस एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू एग्जैक्टली इतना नहीं आया था, पर इससे काफ़ी क्लोज आया था जो गैलीलियो ने डिस्कवर किया था या निकाला था एक्चुअली में। तो गैलीलियो ने कहा था कि एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप छोड़ते हो तो वो सेम एक्सेलरेशन से नीचे आता है, ठीक है। तो अगर सपोज करो आप एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, मान लो आप जिस इमेजिन करो कि आपने हाथ में कार पकड़ रखा है और एक छोटा सा मार्कर पकड़ रखा है, दोनों के वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन आप उसको अगर सेम हाइट से छोड़ोगे तो वो सेम टाइम में आके अर्थ से टकराएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज होगी और दोनों सेम टाइम पे ही एक्चुअली अर्थ से टकराएगी, बिकॉज दे हैव सेम एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? तो एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीज़ें गैलीलियो ने लोगों को दिखाया भी, डेमोन्स्ट्रेट भी किया, राइट, और ये वैल्यू भी ढूंढ निकाला था जो कि आपके एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी करीब था। तो ये आइडिया ज़रूर था कि चलो लोगों को कि आपका जो अर्थ है वो चीज़ों को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, राइट। हाँ, उस टाइम पे मुझे लगता है शायद नाम हमने नहीं दिया था इसको ग्रेविटेशन फोर्स, पर ये आइडिया ज़रूर था, ठीक है। इससे अलग एक अलग कहानी चल रही थी, ठीक है। जो स्पेस की हम बात करते हैं उसमें अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारी चीज़ें तब नहीं थी, राइट। तब स्पेस को अलग तरीके से देखा जाता था, अर्थ की चीज़ें अलग थी। अर्थ पे जो हो रही है उसको हम अलग तरीके से देखते थे, उसका स्पेस से कोई कनेक्शन नहीं था। तो जहाँ पे ये आइडिया था कि अर्थ जो है वो चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, स्पेस का कोई आइडिया नहीं था। और गैलीलियो ही नहीं बल्कि गैलीलियो से मैं बोलूँगा 1500 साल पहले, मतलब आज से करीबन 2000 ईयर्स बैक, अगर 2000 साल पहले हम लोग चले जाएं पहले, तो वहाँ से मतलब उस टाइम से ही लोगों का एक्चुअली स्पेस में बड़ा इंटरेस्ट था, ठीक है। स्पेस में स्टार्स के पोजीशन को देखना, इनफैक्ट उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन मैं 2000 साल पहले से स्टार्ट कर रहा हूँ। लोगों का स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट रहने लगा कि स्पेस में जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इसके पोजीशन कैसे चेंज हो रहे हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं, इसमें लोगों का बड़ा जो दिलचस्पी है वो बढ़ उठा था। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टोलेमी। टोलेमी ने लगभग 2000 साल पहले एक थियरी दी, स्टार्स और प्लैनेट्स है जितने भी जो स्पेस में है, सेलेस्टियल बॉडीज है, ये कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में टोलेमी ने एक थियरी दी। टोलेमी की जो ये थियरी है ये कहलाया गया जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। और इस थियरी के अकॉर्डिंग, जियोसेंट्रिक थियरी, इस थियरी के अकॉर्डिंग आपका जो अर्थ है वो अर्थ एक्चुअली में सेंटर पे अपने सोलर सिस्टम में, बाकी जितने प्लैनेट्स और स्टार्स है वो उस अर्थ के अराउंड घूम रहे हैं, और घूमने से उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती थी कि अगर वो घूम रहा है तो सर्कल में घूमेगा। तो टोलेमी की जो जियोसेंट्रिक थियरी थी उसमें उसने अर्थ को सेंटर पे रखा था, बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स और स्टार्स हैं, इवन सन इनफैक्ट उसमें इंक्लूडेड है, स्टार्स एंड प्लैनेट्स उस अर्थ के अराउंड सर्कल में घूम रही है,
ठीक है। बाद में थ्योरी का कॉम्प्लिकेटेड भी बना दिया गया और कुछ और भी साइंटिस्ट आए कुछ साल बाद जो इंडियन साइंटिस्ट थे, उनके भी जो थियरी है वो जियोसेंट्रिक थियरी ही थी, जहाँ पे अर्थ को सेंटर पे माना गया और बाकी सारे स्टार्स और प्लैनेट्स उसके अराउंड घूम रही थी, ठीक है। काफ़ी सालों बाद, लगभग 500 साल बाद, टोलेमी के 500 सालों के बाद, मतलब लगभग आप समझ लो 500 एडी, 500 एडी में एक इंडियन साइंटिस्ट थे जो कि ऋषि भी थे, जिनका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट ने एक थियरी दी और उस थियरी को कहा गया हीलियोसेंट्रिक थियरी, हीलियोसेंट्रिक थियरी। और इस थियरी के अकॉर्डिंग आर्यभट्ट ने कहा था कि एक्चुअली में जो सन है वो सन सेंटर पे है और बाकी सारे के सारे प्लैनेट्स जो है उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो उन्होंने सन को सेंटर पे डाल दिया, इसलिए इसको हीलियोसेंट्रिक बोला गया। टोलेमी और कुछ और साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से जियोसेंट्रिक थियरी थी सही, जहाँ पे अर्थ सेंटर में था, राइट। आर्यभट्ट के हिसाब से हीलियोसेंट्रिक थियरी थी, जहाँ पे सन बीच में था, बाकी सारे उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे सारे प्लैनेट्स, राइट। आर्यभट्ट के ये काफ़ी टाइम तक ये अलग अलग थियरीज एक्चुअली चली थी। आर्यभट्ट के लगभग 1000 साल बाद, 1000 साल बाद मतलब समझ लो 1500 या 15th या 16th सेंचुरी, 1500 से 1600 के बीच में एक साइंटिस्ट था, पॉलिश साइंटिस्ट, जिसका नाम था निकोलास कोपरनिकस। कोपरनिकस का आपने नाम सुना होगा। नाउ निकोलास कोपरनिकस के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये हीलियोसेंट्रिक थ्योरी जो है वो सही थी और उन्होंने एक फिक्स्ड थियरी दी कि अर्थ जो सन जो है वो फिक्स्ड है अपने जगह पे, बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स है उसके अराउंड सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही थियरी थी, पर इनकी थियरी जो है वो थोड़ा और बेटर थी, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ था, डिटेल में था, राइट। तो निकोलास कोपरनिकस ने भी माना कि फिक्स्ड सन अपने सेंटर पे है, बीच में है और उसके अराउंड जो है वो सारे के सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी के अराउंड मैंने कहा था कि जो कोपरनिकस है, गैलीलियो है, टाइको ब्राहे है, केपलर है, ये सारे के सारे समकालीन व्यक्ति थे, मतलब एक ही समय के लोग थे। तो उसी समय जो आपके गैलीलियो थे, गैलीलियो ने भी इस थियरी को सपोर्ट किया। निकोलस कोपरनिकस का जो थियरी था इसको सपोर्ट किया कि आपका सन सेंटर में फिक्स्ड है और सारे प्लैनेट्स उसके अराउंड सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सर्कल याद रखना, सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। गैलीलियो की जो थियरी है वो एक्चुअली कुछ चर्च के लोगों को नहीं पसंद आया। उस टाइम पे चर्च का बहुत दबदबा था सोसाइटी में, चर्च वालों को पसंद नहीं आया और इसके लिए गैलीलियो को सज़ा भी मिली थी इस निकोलस कोपरनिकस के थियरी को सपोर्ट करने के लिए। उसी समय की बात है कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था टाइको ब्राहे। टाइको ब्राहे भी इस सेलेस्टियल बॉडीज़ के मोशन में काफ़ी इंटरेस्टेड थे और टाइको ब्राहे ने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी इन स्टार्स और प्लैनेट्स के पोजीशन को नोट डाउन करने में लगा दी, वो भी ऐसे ही आंखों से, क्योंकि उस टाइम में कोई खास डिवाइस नहीं था इनके पास। तो आंखों से देखते रहे सारे पोजीशन को, और पोजीशन को देखते देखते उन्होंने सारा डाटा कलेक्ट किया, ठीक है। किसी तरीके से जो है वो सारा का सारा पोजीशन डेटा सब कलेक्ट किया और ये काम करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। पूरी ज़िंदगी उन्होंने डेडिकेट कर दिया स्टार्स और प्लैनेट्स के पोजीशन को नोट डाउन करने के लिए, वो भी खुली आंखों से, राइट। और टाइको ब्राहे का एक असिस्टेंट था, टाइको ब्राहे का असिस्टेंट, जिसका नाम था केपलर, जिसका नाम आपने शायद सुना होगा। केपलर ने जितने भी डेटा टाइको ब्राहे ने उनको बताया, उस डेटा को एनालाइज किया, ठीक है। और उस एनालिसिस के बाद केपलर ने 3 लॉज दिए। केपलर के 3 लॉज आए हमारे सामने प्लैनेटरी मोशन के लिए, ठीक है। और केपलर ने ये कहा कि इन 3 लॉज के अकॉर्डिंग ही एक्चुअली आपके जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होता है, ठीक है। ये 3 लॉज क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब ये लॉज सामने आ गए, ठीक है, टाइको ब्राहे का सारा डेटा जिसको केपलर ने एनालाइज किया, उसका असिस्टेंट था, उसके साथ ही वो काम करते थे, तो उसके बेसिस पे 3 लॉज केपलर ने दिया जिसको केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशंस बोला गया, ठीक है। और केपलर ने कहा इन 3 लॉ के अकॉर्डिंग ही प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। मतलब प्लैनेट सन के अराउंड किस तरीके से रिवॉल्व करता है ये एक्चुअली केपलर ने अपने इन 3 लॉज में बताया था। तो ये पूरी कहानी देखो 2000 साल की है, मतलब 2000 साल नहीं बोलूँगा मैं, 1500 साल की बात करूँगा, क्योंकि टोलेमी लगभग 2000 साल पहले आए थे और ये 500 साल पहले की बात है। तो पूरे 1500 साल का ये इतिहास है। यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई लेना देना नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं।
ये ग्रेविटेशन की चीज़ें नहीं थी, ये स्टार्स और प्लैनेट्स को स्टडी करने का अपना जो दिलचस्पी है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कनेक्शन तो बाद में बिठा। तो जब ये सारी की और ये आइडिया पहले से था कि अर्थ जो है वो चीज़ों को अट्रैक्ट कर रही है, तो अर्थ के अंदर फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको नाम दिया गया बाद में। पर हाँ, अर्थ चीज़ों को अट्रैक्ट करती है अपने अराउंड, ये पता था। पर ये चीज़ें अर्थ तक ही सीमित थी कि अर्थ के पास है, बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की कहानी अलग चल रही थी यहाँ पे। उसके बाद जब केपलर के लॉज आए, ठीक है, न्यूटन के पास, तो न्यूटन ने उसको एनालाइज किया और फाइनली न्यूटन इन लॉज को एनालाइज करने के बाद अपना उसने लॉ दिया, जिसको बोला गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और इस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने एक्चुअली क्या किया, इस दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट को इस लॉ से कनेक्ट कर दिया। और तब न्यूटन ने कहा कि भाई देखो, अर्थ की चीजें अलग और स्टार्स प्लैनेट्स की चीजें अलग नहीं है, बल्कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था उस टाइम पे जो न्यूटन ने दिया था, ठीक है। अर्थ की चीजों तक ही उसने ग्रेविटेशनल फोर्स को सीमित नहीं रखा था। उसने क्या कहा था, इनफैक्ट सन, मून, जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे के अराउंड घूम रही है, उसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो केपलर को लॉ को स्टडी करने के बाद फिर ये यूनिवर्सल लॉ आया कि हर चीज जो आपको ऐसा घूमते हुए दिख रहा है, एक दूसरे के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तब तक ग्रेविटी की वजह से हो रहा था ये चीज, ये नहीं पता था, वो तो न्यूटन ने बताया। और फिर न्यूटन ने अपना एक फॉर्मूला दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, कि इस तरीके से ये दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, उसका क्या फॉर्मूला है, केपलर्स लॉस क्या है, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, ये एक्चुअली में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।